रेबीज सिर्फ और सिर्फ सलाइवा से ब्लड में ट्रांसमिसिबल है एकदम से काट लिया, हमने सोचा जनरल बाइट है, इंजेक्शन भी नहीं लगवाए, तो विद इन 2-3 डेज डॉग एंड ह्यूमन बोथ हैव चांसेस ऑफ डाइंग बेसिकली। आपको मतलब इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करके नेक्स्ट 3 डेज बहुत क्रिटिकल, अगला हफ्ता 10 दिन बहुत ही सिवियरली क्रिटिकल होता है। गोल्ड फिश और लैब्राडोर दो ऐसे जानवर हैं जिनके ब्रेन में खाते टाइम स्टॉप का सिग्नल नहीं है। जो भेड़िया खाता है जंगल में, उससे क्लोजेस्ट डाइट आप दे पाएँ तो डॉग सबसे ज़्यादा लंबा और खुश जिएगा। घर में जब पेट लेकर आते हैं तो हम किन बातों का ध्यान रखते हैं? क्या वो फुली वैक्सीनेटेड है? क्योंकि रेबीज़ के मामले इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि घर के जो पेट्स हैं उनसे रेबीज़ हो रहा है या फिर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी वजह से रेबीज़ फैल रहा है। रेबीज़ को लेके बहुत सारे केसेस भी हमने हाल फिलहाल में बहुत सारे देखे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हर डॉग बाइट ही रेबीज़ है या फिर डॉग बाइट अलग है और रेबीज़ अलग है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे इस स्पेशल शो में मौजूद हैं पेट एक्सपर्ट अदनान। वेलकम अदनान। बहुत बहुत धन्यवाद। रेबीज़ की बात मैं थोड़ी देर में करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब एक नए पेट पेरेंट बनते हैं, मतलब जब पहली बार घर में एक नया पेट लेकर आते हैं, उस टाइम पे कैसे समझ में आएगा कि कौन सा पेट आपको घर पे लेकर आना है? पेट्स के स्पेस में जो रेबीज़ से बचने का जो आपने ये पॉइंट बताया है, इसको मैं सारे व्यूअर्स के लिए बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि रेबीज़ एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ डॉग से ही नहीं, बंदरों से, चूहों से और भी बहुत जानवरों से पास हो सकता है। और ये कैसे पास होता है? ये आपके ब्लड में उनके सलाइवा से, इसका मतलब कि अगर उन्होंने काटा तो उनका सलाइवा हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ गया, उससे हमें रेबीज़ होने का चांस है। अब इसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि उस जानवर को रेबीज़ होनी चाहिए, तभी हमें आ सकती है। अच्छा। जी, सो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि लोग सोचते हैं कि कोई भी डॉग बाइट आपको रेबीज़ दे सकती है। सिर्फ एक रेबीज़ वाले डॉग या बंदर के काटने पे हमें रेबीज़ होने का चांस है। एक नेशनल मेडिकल प्रोटोकॉल है कि भाई हर एक डॉग बाइट में आप रेबीज़ के टीके लगवा सकते हैं, बट एक बहुत ही छोटी परसेंटेज है कि एक्चुअली में कोई रेबीज़ वाला कुत्ता या रेबीज़ वाला बंदर किसी इंसान को काटता है और वो पास ऑन हो जाता है। एंड इंडिया में इसका कंट्रोल बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है। हर एक साल रेबीज़ की तरफ रिडक्शन और वैक्सीनेशन, जो भी अपने घर पे पेट लाते हैं, अगर वो एक वेटनेरियन के पास, एक डॉक्टर के पास ले जाएं, तो पहले ही 2 से 3 महीने में उनको सारे रेबीज़ की वैक्सीन लग जाती है। तो किसी के घर का पालतू डॉग तो काटने का चांस ही नहीं है कि रेबीज़ पास हो जाए किसी को भी। तो जैसे मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि जब आप पेट लेकर आ रहे हैं तो बेसिकली किस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए? मतलब उन लोग के लिए तो पता ही नहीं है, वो पहली बार पेट लेने जा रहे हैं, तो बेसिक ध्यान क्या रखना चाहिए? तो अच्छा, पहले तो ये डिसाइड करें कि पेट में डॉग, बर्ड, कैट, फिश कौन सी स्पीशीज़ ला रहे हैं। सबसे पॉपुलर डॉग ही है, उसके बाद कैट और दूसरे जानवर भी काफ़ी करते हैं, बट डॉग्स में ही कह लेते हैं कि कौन सी ब्रीड आपके घर के लिए सूटेबल है। वो उस पर डिपेंड करता है कि आप उस डॉग को कितना थका सकते हैं, कितना एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैट्स में मैं कहूँगा कि कुछ कैट्स को आपको ज़्यादा ग्रूम करना पड़ता है, ज़्यादा ब्रश करना पड़ता है, और कुछ कैट्स हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। तो आपको इस तरह से वो एनिमल डिसाइड करना है कि आप उस पर कितना टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अगर कम टाइम है आपके पास, आप ऑफिस जा रहे हैं और फैमिली मेम्बर्स कम ही हैं, 2-3 ही लोग हैं जो ऑफिस चले जाते हैं, तो आप एक ऐसी ब्रीड या ऐसा जानवर लीजिए जो लो मेंटेनेंस कैटेगरी में आ जाए बेसिकली। अगर हम एक फॉर एग्जांपल हस्की ले लें जिसको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, या लैब्राडोर, और हम उनको थकाएंगे नहीं, तो उनमें फिर क्रोध बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, उसी से अग्रेशन आने का चांस रहता है। ओके, मैं वापस से रेबीज़ में आना चाहूँगी, क्योंकि रेबीज़ अभी जो डॉग बाइट है बहुत सारे केसेस आए। घर के जो पालतू जानवर हैं, जो पालतू पेट हैं, उन लोगों ने खुद भी जो अपने ओनर हैं उनको बाइट किया है। तो जब आपने बोला कि उनको रेबीज़ होगा तभी वो रेबीज़ पास होगा। पास ऑन होगा, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो डॉग में रेबीज़ है? देखिए, तो अब मैं आपको क्लियर साइंस बता देता हूँ। एक तो अगर उस डॉग के वैक्सीनेशंस, जो उसका टीका होता है रेबीज़ के अगेंस्ट, अगर वो इंटैक्ट है, वो हर साल डॉक्टर पे जाके अपना वैक्सीनेशन करा देते हैं, जो कि एक कानूनन हर एक पेट पेरेंट को कराना ही पड़ता है।
एमसीडी की भी रेगुलेशन है, कंट्री के लॉज भी ऐसे हैं कि आपके पास जो भी जानवर है उसकी रेबीज़ की वैक्सीनेशन आप करा के रखिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी वैक्सीनेटेड डॉग किसी को काटता है तो 0% चांस है कि उस इंसान को रेबीज़ हो सकता है उस इंसिडेंट से। लिटरली 0% चांस है। ओके। अगर वो रेबीज़ वैक्सीन ना भी कराएं तो भी कोई चांस नहीं है। अब जो आपने पूछा कि क्या ऐसे साइंस हैं, तो अगर रेबीज़ का डॉग जो है वो लगभग 48 आवर्स के अंदर अंदर 48 टू 72 आवर्स के अंदर अंदर क्लोज टू डेथ साइंस दिखाने लगते हैं। अर्ली साइंस में तो सिवियर अग्रेशन के दांत निकाल के मुंह से उनका सफ़ेद सा झाग निकलने लगता है। और हाइड्रोफोबिया एक बहुत बड़ा हाइड्रोफोबिया जो है कि पानी से डरना, तो अगर चलता हुआ भी पानी है या पानी उन पे डाल दें तो उससे बहुत घबरा जाते हैं और वो सिर्फ एक ही इंसान को नहीं, आसपास जो है सभी को काट रहे होंगे, वो इस लेवल का हो जाता है। तो ये बहुत कम इंसिडेंट्स हैं एक्चुअली रियल वर्ल्ड में ऑन द फील्ड के कोई रेबीज़ का डॉग किसी को काट रहा है और रेबीज़ पास ऑन कर रहा है। जनरली डॉग बाइट्स बहुत हो रही हैं, बट उसमें ये नहीं है कि जितनी भी डॉग बाइट्स हुई हैं उसमें से सारी ही रेबीज़ रिलेटेड थी। हाँ, एक मेरे ख्याल से आई थिंक 100 में से 1 या 2 ऐसी होंगी जो रेबीज़ वाले डॉग ने काटा होगा। अच्छा, अब ऐसे राह चलते डॉग अचानक अटैक करते हैं, मतलब आप कुछ भी नहीं कह रहे हो उनको, तो उनका अग्रेशन जो है वो उस टाइम पे समझ में नहीं आता। मतलब कहते हैं कि आप डॉग को छेड़ोगे तो वो आपको काटने आएगा, लेकिन नहीं भी छेड़ रहे हैं तो भी वो काटने आ जाता है, क्यों? अब इसमें क्या है, इसमें 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो रेबीज़ का मैंने बता दिया कि 100 अगर आप बाइट इंसिडेंट्स ले लें तो उसमें 5 से कम 2 से 5 होंगी रेबीज़ रिलेटेड। बाकी जो है वो इसलिए नंबर 1 कि जहाँ जहाँ कॉलोनीज़ में कूड़ा बढ़ चुका है, राइट, गार्बेज का डिस्पोजल जो है कॉलोनीज़ के बाहर आप देखेंगे कि पूरा फैला हुआ है बुरी तरह से। तो एक तो वहाँ पे गाय भी आती हैं, उनके पेट में प्लास्टिक चला जाता है, बट डॉग्स जो हैं उस एरिया के टेरिटोरियल हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो कोई उस इलाके से निकलेगा तो वो कहेंगे कि ये मेरा रेस्टोरेंट है, यहाँ से मुझे खाना मिलता है और मुझे फ्री में मिलता है, कुछ करना नहीं पड़ता, तो वो दौड़ा देते हैं कुछ लोग को। अच्छा। और यही एक फैक्टर, देखिए स्ट्रे डॉग्स जो हैं, इंडी डॉग्स, उनको अपने खाने के लिए लड़ना पड़ता है। ये 20,000 साल जब से ये डॉग्स बने हैं वो बाहर से खाना उठाते हैं और उस खाने के लिए उन्हें अपने रिश्तेदारों से भी लड़ना पड़ जाता है लगभग। तो यही एक फैक्टर है कि अगर हम स्ट्रे डॉग्स को फीड कर रहे हैं और एक ही डॉग को अगर 3 जगह से खाना मिल गया, अच्छा, कोऑर्डिनेट नहीं हुआ है, जैसे हमने भी कूड़ा डाल दिया, कोई स्ट्रे फीडर भी उनका ध्यान रख रहे हैं बाहर रेस्टोरेंट से या मीट शॉप से, तो वो ओवरफेड हो गया वो। तो अब उसको एनर्जी उसकी बर्न नहीं हो रही, तो सामने से कोई जोमेटो वाला आएगा या कोई मेड आएंगे या कोई फ्रेंड्स आ रहे होंगे तो वो उन्हें एकदम से दौड़ाने का चांस रहता है। तो बहुत सारे रेबीज़ को छोड़ के भी फैक्टर्स हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम रिड्यूस कर सकते हैं। गार्बेज देखिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉग की पॉपुलेशन जो है हम न्यूटर कर कर के, डॉग को स्टेरलाइज कर कर के, पॉपुलेशन भी बहुत, आज की डेट में जितने डॉग्स हैं अगर हमने सबको न्यूटर करना शुरू किया तो 10 साल के अंदर अंदर पॉपुलेशन देखिए एज उनकी ख़त्म होने लग जाएगी और बढ़ेंगे ही नहीं, तो उसी से डॉग्स कम हो जाएंगे सिंपली। एंड दूसरा मैं ये कहता हूँ कि एक कम्युनिटी में रूल्स और अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई डॉग्स को छेड़ना, शू करना, और एक बहुत बड़ा ट्रिगर जो है कि कुछ लोग डॉग को छेड़ के वही फिर डर के भागने लग जाते हैं। तो डॉग्स के अंदर एक प्रे ड्राइव होती है, राइट। तो नॉर्मली इंसान को डर भी लग रहा हो तो बस वो इग्नोर करके ऊपर देख के सीधा निकल जाए, इंस्टेड कि वो छेड़े या थोड़ा सा डर का, फियर का वो दिखा के भागे। तो ये वो कुछ सेंस triggers कर हैं। लेते हैं फियर लोगों का। जी, वो स्मेल भी कर लेते हैं, सामने दिख भी रहा है कि एक सीधा चलता हुआ बंदा है और एक ऐसा चलता हुआ बंदा है। और वो फिर उनको मतलब ट्रस्ट इशू आने लगते हैं कि यार इसने ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है मेरे आसपास। तो वो एक कंफ्यूजन सा है, तो वो भी अपने एरिया को प्रोटेक्टिव है। मैंने बहुत सारे लोगों के सवाल सुने हैं, लोग कि एक डॉग को रेबीज था, उसने एक काऊ को बाइट किया और उसका जो दूध था बहुत लोगों ने पिया, तो क्या तब भी रेबीज होने के चांसेस हो सकते हैं? तो जहाँ तक मुझे पता है रेबीज सिर्फ और सिर्फ सलाइवा से ब्लड में ट्रांसमिसिबल है। अगर आप किसी रेबीज वाले डॉग को छू लें या उनका सलाइवा गिरा हुआ है टच भी कर लें, उससे नहीं आएगा। उनका सलाइवा हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिर्फ काटने से जा सकता है। तो अगर उन्होंने किसी गाय को काट लिया है तो उसका मिल्क से रेबीज का कोई सर्टेनिटी नहीं है कि रेबीज उसमें मिल्क से, लैक्टोज से
ट्रांसमिसिबल है या अच्छा। नहीं है। एंड सेकेंडली दूसरी बात, वो गाय प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती मिल्क, बिकॉज उसको अगर एक सिवियर डॉग बाइट है वो स्ट्रेस में मिल्क प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सेकेंडली उसको भी रेबीज़ है तो वो भी विद इन 48-72 आवर्स वो भी मतलब क्लोज टू डेथ हो ही गई है। मतलब बस ये है कि अगर आपको एक गली में क्लैरिफाई करना है कि इस डॉग को रेबीज़ है, तो उसके मुंह से झाग निकल रहा होगा और वो सबको काट रहा होगा। इतना क्लोजली कोई नोटिस भी नहीं करता ना कि हाँ उसके मुंह से झाग निकल रहा है, सलाइवा, मतलब एक खौफ बना हुआ है अगर डॉग बाइट हुआ तो वो रेबीज ही होगा। वो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए हम चाहे नोटिस ना भी करें, बट हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, कजन्स में कोई तो बताएगा कि पता है हमारी गली में रेबीज का डॉग आ गया था, 5 लोग को काट लिया, 2-3 हॉस्पिटलाइज हैं। हमारे फर्स्ट हैंड अकाउंट कोई है ही नहीं। तो उस हिसाब से स्टेटिस्टिकली देखें तो बहुत ही मतलब स्टोरी ज़्यादा है और रियलिटी कम है। डॉग बाइट्स एक अलग फैक्टर है, रेबीज का जो नंबर्स हैं वो एक टोटली अलग फैक्टर है। ये इस एक डॉग बाइट में ना रेबीज मिला के थोड़ा डर भी बढ़ा दिया कि भाई कोई भी डॉग काटेगा तो आपको रेबीज मैं जरूर वही कह हो रही हूँ, जाएगा। लोगों के मन में यही डर है कि डॉग बाइट हुआ या स्क्रैच भी हुआ, स्क्रैच से भी लोग ये बोलते हैं कि रेबीज हो ये गया। बंदर में भी ऐसा है कि बंदर मोस्टली क्या करता है, स्क्रैच करता है। कुछ लोग को मंकी अटैक्स में, कुछ मंकी अटैक्स हैं जो सिर्फ स्क्रैचेस हैं, कुछ मंकी अटैक्स हैं जो एक्चुअली बाइट्स हैं। अब वो हमें पता ही नहीं कि किसका कितना है परसेंटेज। दोनों में रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। स्क्रैच में टेक्निकली सिर्फ टेटनस लगना चाहिए, बिकॉज वो रेबीज पहुंच ही नहीं सकता स्क्रैच से, वो सिर्फ काटने से पहुंच सकता है। डॉग्स में भी यही है कि अगर स्ट्रे डॉग भी कॉलोनी का मुझे काट ले और उस कॉलोनी के केयरटेकर्स कह रहे हैं कि जी हर साल इसका हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, फ़ोटो भी दी हमें, तो मुझे लगाने की ही ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज वैक्सीनेशन आर वेरी हैवी ऑन द किडनी एंड लिवर ऑल्सो। इट इज़ जस्ट डॉक्टर्स गवर्नमेंट प्रोटोकॉल कि भाई कोई भी बाइट लेके आता है तो मुझे तो 0 to 5 करने ही करने। But through our logic, if a dog is vaccinated, you don't need rabies vaccines. Okay. Honestly, that's why we check from the vet कि भाई इसके वैक्सीन सारे हैं, मुझे इसने काट लिया। एंड हमें बहुत डॉग बाइट्स होती हैं एक्चुअली। इतने रेबीज में कराता तो मेरा इंटरनल ऑर्गन्स में बहुत इफेक्ट पड़ता फिर, मतलब उस वजह से। तो जब डॉग बाइट होता है, बेसिकली जब रेबीज वाले डॉग अटैक करते हैं, तो क्या वो ह्यूमन जो है एक्चुअली में डॉग की तरह बिहेव करने लगता है? डॉग की तरह तो नहीं, बट आपको साइंस ज़रूर दिखेंगे कि ये बीमार हो रहा है, राइट? फीवर बढ़ जाएगा, पैनिक और एंजाइटी बढ़ जाएगी, साइंस ऑफ हाइड्रोफोबिया बढ़ जाएंगे, हाइड्रोफोबिया, राइट? एंड आपको मतलब इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करके नेक्स्ट 3 days बहुत क्रिटिकल, अगला हफ्ता 10 दिन बहुत ही सिवियरली क्रिटिकल होता है इन सिचुएशंस में। एंड उसके लिए प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं कि भाई बाइट होते ही हम जाते हैं डॉक्टर पे, एंड वो एंटी रेबीज़ का सीरम, ARV एंड जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं 0 to 5 वाले वो दे देते हैं। तो चांस ही नहीं है, वो भी वहीं पे रुक जाता है। अगर किसी ने इग्नोर कर दिया जैसे गांव में या पुराने ज़माने में, तो ये मैं 2-3 जनरेशन पहले की मैंने स्टोरी सुनी है कि घर पे किसी डॉग ने काट लिया, डॉग के भी उतने वैक्सीनेशन होते नहीं थे, उन्होंने भी सीरियसली लिया नहीं, और वो एक्चुअली में रेबीज से सकम हो गए उनकी लाइफ, मतलब। बट ये अब मेरे पेरेंट्स के भी ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन के बारे में मैं बोल रहा हूँ। अब तो इतनी अवेयरनेस है, बाइट होते ही हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पहले नहीं था। इंजेक्शन लगा देते हैं और हमारा सारा डर वहीं से सिचुएशनली हट गया बेसिकली। डॉग्स 2 ही तरह से बताते हैं, या तो भौंक के या दांत से, उनके 2 ही लैंग्वेजेस हैं बेसिकली। अब हर बार वो दांत से कम्युनिकेट कर रहे हैं और सोचूं कि उसने रेबीज ही है और रेबीज, तो वो जो है थोड़ा सा पब्लिक फियर रिलेटेड सेंटिमेंट। स्ट्रे डॉग्स पे बेसिकली सबसे ज़्यादा खौफ है रेबीज को लेके, क्योंकि वो स्ट्रे डॉग्स हैं तो ये लगता ही है कि वो रेबीज से इन्फेक्टेड हैं ऑलरेडी। सो स्ट्रे फीडर्स इसमें हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो डॉग से दोस्ती करके उन्हें वैक्सीनेट कर सकते हैं। जिनको रेबीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हो गया, अब वो कहीं बाइट इंसिडेंट हो भी जाए, रेबीज़ होने का चांस ही नहीं है, ना डॉग को ना किसी को इंसिडेंट हो गया तो ना उनमें से किसी को बेसिकली। तो उसके बाद सिर्फ डर है, मतलब फिर कोई वो नहीं है। एंड न्यूटर भी वही लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरे से बॉन्ड नहीं है, मेरे पकड़ में तो आएगा नहीं सर्जरी के लिए। जिनसे दोस्ती है, जो रेगुलरली खाना खिला रहे हैं, वो एक दिन उन्हें कैप्चर करके न्यूटर करके वापस रिलीज कर सकते हैं। उससे क्या हुआ कि उस नेबरहुड के स्ट्रे फीडर्स की वजह से वो रेबीज फ्री एरिया हो गया, और कोई भी नया, मतलब वो पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो गई कि एक भी नया डॉग आ ही नहीं रहा। एंड बहुत सारी कॉलोनीज आजकल दिल्ली NCR में हैं जो बाइट फ्री हो गई हैं, एक भी बाइट इंसिडेंट नहीं है, एक भी नया पपी वहाँ बॉर्न नहीं हो रहा। तो जो 4-5 डॉग बचे वो अपनी लाइफ में कंटिन्यू होंगे बस, ना और कोई इंसिडेंट भी नहीं हो रहा उस चक्कर में।
जैसे घर में पेट्स होते हैं, अगर उनका कोई जूठा खा लेता है तो क्या उससे किसी तरीके की बीमारी होने का डर रहता है? ऐसी कोई बीमारी तो मैं नहीं कहूँगा, हाइजीन स्टैंडर्ड की बात है कि डॉग का जो सलाइवा है वो तरह तरह की जगह पे जाता है, राइट। तो पेट खराब हो सकता है, जैसे कि फूड पॉइजन, जैसे आपने बाहर का या कुछ गिरा हुआ खा लिया हो, बट कोई सीरियस बीमारी को तो मैं नहीं कहूँगा। मतलब रेबीज को लेके एक्चुअली बहुत सारे मैसेज, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि अगर डॉग्स का जूठा खा लिया, तो मेरे पास लोगों की यही क्वेरी है कि जैसे काउ बाइट हो गया जी। तो क्या, अगर वो रेबीज है तो क्या उसको रेबीज हो गया, अगर Right, जूठा right. खा लिया तो क्या रेबीज हो जाएगा? Right. रेबीज को लेके इतनी ज्यादा मिथ्स हैं, इतना ज्यादा खौफ है, तो क्या आपके पास भी कुछ ऐसे अटपटे सवाल आते हैं? बिल्कुल। सो हमारा देखिए, अब 2014 लगभग से डॉग ट्रेनिंग में हम हैं, जैसे कि हम पेरेंट्स को समझा पाएँ यही चीज़ें कि कौन सा सही डॉग लेना है, उसको क्या सही परवरिश देनी है कि वो बड़े होके किसी को काटे ना। एंड हमारे पास एक्चुअली लोग बहुत लेट आते हैं जब वो पूरा मैटर ख़राब हो चुका होता है कि घर में सबको काट चुका है एंड उन्होंने सारे लोकल ट्रेनर सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर हमारे पास डॉग आता है एकदम ही लास्ट सिचुएशन पे कि या तो आप इसे ठीक कर दें या हम इसे यूथनाइज या अबैंडन कर देंगे, हमसे नहीं संभल रहा है। तो इस सब में क्या होता है, बहुत सारे लोग उन्हें कह देते हैं पहली बाइट पे ही कह रहे इसने तो आपका खून सूंघ लिया है, खून टेस्ट कर लिया, अब आप सो रहे होंगे तो आपको सोते में ही खा जाएगा, अटैक कर लेगा। ये सारे जो फियर हैं ये लोगों की तरफ से डाल दिए जाते हैं। अच्छा। ब्रीड्स को लेके कोई भी पिटबुल या रॉटवाइलर सही से भी रेस करना चाहता हो, अरे ये तो बड़ी खतरनाक ब्रीड है, एक बार ये मैंने सुना है किल कर दिया उस डॉग ने, पिटबुल को लेके बहुत ज्यादा खौफ है ना। एंड क्या होता है कि देखिए इट्स अ सैड लूप के कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं पिटबुल और रॉटवाइलर के जो न्यूज़ में आए, उससे वो पूरी ब्रीड का, पूरी नस्ल का ही नाम खराब हो गया, राइट। एक तरह से ठीक भी है कि एटलीस्ट लोग ऐसे ही ना ले लें, बस मन किया तो मंगवा लिया एंड ऑल ऑफ दैट। दे शुड नो हाउ टू रेज देम एंड हैंडल देम। बट जो बेचारे सही से रेज कर रहे हैं उनको भी लोग कहेंगे कि अरे आपने तो बड़ी ख़राब ब्रीड रखी हुई है, तो खतरनाक है, तो लीथल वेपन की तरह आपने रखा हुआ है नो। तो बहुत मिथ्स हैं डॉग को लेके, स्पेशली बाइट को लेके कि एक बार काट लेगा तो अब वो हमेशा कटखना हो गया है, पागल ही हो गया है एंड ऑल ऑफ दैट। सो एंड यू नो नाउ बेसिक गूगल सर्च विल हेल्प पीपल सॉल्व दीज थिंग्स, बट द पीपल अराउंड देम रियली, मतलब वो आसपास की जो नॉइज होती है वो उन्हें काफ़ी डरा देती है इन चीज़ों को लेकर। तो कोई ऐसी स्पेसिफिक ब्रीड्स हैं जिन्हें रेबीज के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर सभी में? नहीं, ऐसी कोई नहीं है, बट मैं कहूँगा कि जो प्योर ब्रीड्स हैं, जो फॉरेन ब्रीड्स हैं, उनको अगर बाय चांस रेबीज़ हो जाएगा तो उनका मेरे ख्याल से सर्वाइवेबिलिटी रेशो कम होगा, कि अगर एक स्ट्रे डॉग को हो गया तो वो 5 से 7 दिन भी वो साइंस दिखाता चला जाएगा बिफोर इट डाइज, राइट। और अगर एक चाव चाव या पग को हो गया तो शायद विद इन 1 और 2 डेज उसकी बॉडी इतना हैवी वायरस ले ही ना पाए। बट ये मेरी अजम्पशन है, मतलब इस पे आई एम श्योर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये रहा है, मैं कह सकता हूँ। इतने सारे सवाल मैंने पूछ लिए, मतलब जो मेन सवाल पहले मुझे पूछना था वो मैं अब आपसे पूछ रही हूँ कि रेबीज होता कैसे किसी डॉग को भी? राइट। सो रेबीज भी एक बाइट बेस्ड सलाइवा बेस्ड ट्रांसमिसिबल है, और कोई तरीका ही नहीं है, एयरबॉर्न भी नहीं है कि किसी और को था और साथ में सांस लिया जैसे कोविड का था, ऐसे भी नहीं होता है। किसी एक जानवर को रेबीज है, उसने काटा, उसके बाइट के थ्रू अब मेरे ब्लड स्ट्रीम में आ गया। ये किसी तरीके का और वायरस है किसी तरह ना खाना शेयर करने से, ना फिजिकल कांटेक्ट से, ना साथ में सांस लेने से, इन तरह से हो ही नहीं सकता। और ये रेबीज वैक्सीन कब कब कितने टाइम पीरियड के गैप में लगवाना चाहिए? देखिए, हम लोग जो एनिमल वर्कर्स हैं, हम लोग प्री एक्सपोजर लगा लेते हैं कि 1 साल में एक आपने लगा लिया। अगर आप डॉग्स के और दूसरे एनिमल्स के बहुत पास रेगुलरली हैं तो अब आपको रेबीज़ वाला डॉग काट भी लेगा तो आपको लगाना ही नहीं है, आप फ्री हैं। मतलब दूसरा हो गया पोस्ट एक्सपोजर, जैसे आप एनिमल्स के साथ नहीं वर्क कर रहे हैं एंड बाय चांस कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो एक 0 to 5 वैक्सीन्स का प्रोटोकॉल होता है जो लगभग आई थिंक वंस एवरी वीक कंप्लीट हो जाता है। 0, 1, 0, 7 ऐसे ऐसे करके एवरी 7 डेज वो कंप्लीट हो जाता है, एंड दैट्स इट। देन यू आर कंप्लीटली फ्री एंड रिलीव्ड फ्रॉम एनी चांस ऑफ गेटिंग रेबीज फ्रॉम दैट। अगर मैं एक चीज़ और पूछूं, जैसे बहुत सारे जो
पेट पेरेंट्स होते हैं, पेट को अपने साथ सुलाते हैं, ठीक है, उनको आदत होती है अपने साथ बेड पे लेके सोने की, तो क्या उससे भी किसी तरीके की प्रॉब्लम उन ह्यूमंस को हो सकती है ऐसा? ऑनेस्टली बताऊं तो ये अब तो इस पे बहुत सारी स्टडीज़ आ गई हैं कि पेट्स को साथ में सुलाने और जो बच्चे भी पेट्स के साथ ग्रो अप कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी, उनकी मेंटल बैलेंस, उनका जनरल नर्वस बिल्डअप जो है वो नॉन डॉग फैमिली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट? बिकॉज दे आर रेगुलरली एक्सपोज टू डॉग हेयर एंड डैंडर, एंड डॉग पूरे में बैठता है फिर वापस आ जाता है, तो वी आर क्वाइट एक्सपोज टू नेचर बिकॉज ऑफ लिविंग विद अ डॉग, ग्रोइंग अप विद अ डॉग। एंड डॉग को साथ सुलाने में सिर्फ यही है कि अगर आपका डॉग बहुत मिट्टी में या कीचड़ में खेल के आया है तो स्किन पे ज़्यादातर रैश हो सकता है मुश्किल से, और कोई सिवियर कंडीशन में मतलब नहीं। स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है। स्लीप हाँ डिस्टर्ब हो सकती है कि वो जगह नहीं दे रहा और हम करवट ले रहे हैं ऑल ऑफ दैट, बट दैट्स अबाउट इट। अगर डॉग की हम रेगुलरली ब्रश करते रहें तो उनके तो बाल भी कहीं नहीं आते हैं, ना हमारे ब्रीदिंग में, ना हमारे कहीं लिनन पे, तो इट्स ओके। आई यूजुअली गिव माई डॉग्स अ सेपरेट बेड, वो अलग बेड पे रहते हैं, बट उठ के आ भी गए तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है फंडामेंटली। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी रेबीज़ के पास में ही, कि अगर किसी को रेबीज़ हो भी जाता है, मतलब मान लो जैसे आपने बोला कि साइंस दिखने लगते हैं कि वो पेट जो डॉग है वो रेबीज़ से इन्फेक्टेड है, मान लो कोई साइन नहीं दिख रहे हैं और वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और उसने किसी बंदे को बाइट कर लिया है, तो कैसे स्टार्टिंग के सिम्टम्स दिखेंगे कि रेबीज़ ही हुआ है? राइट, सो सबसे पहले अगर वो स्ट्रे नहीं है, फ्रीली घूम रहा है, तो उस डॉग को हम आइसोलेट कर लें, एक रूम या एक चेम्बर या एक कमरा या एक कैनल सा दे दें कि अब भाई यहीं पे है, यहीं खाना पानी देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि जब तक हम बाकी कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं तब तक और बाइट्स हो जाए। उसी में डॉग के साइंस भी आसानी से दिखने लग जाएंगे कि ज़्यादा पागलपना दिखा रहा है, गुस्सा ज़्यादा दिखा रहा है, खाने पानी वगैरह से मतलब नॉर्मल उसका फीडिंग स्केड्यूल ही नहीं है, एंड काफ़ी आँखों में भी दिख जाता है, उनकी आँखों में वाइटनेस ज़्यादा आ जाती है। यूजुअली डॉग की आँखें पूरी प्यूपिल्स दिखते हैं, ब्लैक या जो कलर रहता है, बट बहुत वाइट आ जाता है, डॉग शिवरिंग मोड में आ जाता है, दांत पूरे दिखाने लग जाता है, एंड आप उसे क्रेट या कैनल में भी रखेंगे तो वो उसको भी काटने लग जाएगा। तो काफ़ी बिकॉज उनको एक तरह से पेन और इंटरनली वो वायरस टेक ओवर कर रहा है बॉडी को बेसिकली। सिमिलरली डॉग ने जिसको भी काटा है उनको तो तुरंत रेबीज़ वैक्सीन करा दीजिए, तो आप वहीं पे रेमेडी स्टॉप हो जाती है। एंड कुछ बाइट्स होती हैं ऐसी जो कि फ्लैश निकल जाता है, सिवियर बाइट्स होती हैं, उस पर एक टिश्यू रीजनरेटिव इम्यूनोग्लोबुलिन करके एक इंजेक्शन होता है, वो टिश्यू पे ही लगाना पड़ता है ताकि परमानेंट डैमेज ना हो जाए बेसिकली। बट रेबीज़ का ट्रांसमिशन सिर्फ इसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया, दैट्स द ओनली। और रेबीज होने से किस मतलब ह्यूमन की बॉडी में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन डैमेज होने के ज़्यादा हाई रिस्क होता है? आई थिंक ब्रेन एंड स्पाइन आर द फर्स्ट अफेक्टेड, बट एक ही तरह से सारे, बट दिस वुड बी समथिंग दैट डॉक्टर्स कैन क्लैरिफाई कि डैमेज का प्रोग्रेशन हर ऑर्गन पे क्या रहता है। वो ऑर्गन की स्ट्रेंथ पे भी है कि ओरिजिनली हार्ट और लंग्स और किडनी का क्या, एक इंसान का क्या जर्नी रहा है। अगर उसका हार्ट फॉर एग्जांपल बहुत पहले ही वीक है तो वो उसको पहले टारगेट कर देगा, बट आई थिंक ब्रेन एंड स्पाइन बिकॉज एकदम से पानी से डर जाना, इट्स अ ब्रेन रिलेटेड रिस्पॉन्स बेसिकली। अग्रेशन इज ऑल्सो न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स, सो नर्वस सिस्टम पे आई थिंक सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तो रेबीज के कारण डेथ होने के हाई रिस्क रहते हैं किन केसेस में? हाँ श्योर होता है डेथ होना रेबीज़ के कारण, किन केसेस में? अनलेस उन्होंने टाइमली इंजेक्शन लगवा लिया तो। जो अगले 2-3 दिन तक डिले कर रहे हैं, जैसे गांव में जिनको एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, कुत्ता एक्चुअली में शेल्टर वर्कर्स जो हैं कि डॉग्स बहुत सारे होते हैं वहाँ, आपको नई साइंस मिल पाते हैं। एक नया डॉग आया है, पता नहीं चल रहा है, कोने में ही बैठा है, एकदम से काट लिया, हमने सोचा जनरल बाइट है, इंजेक्शन भी नहीं लगवाए, तो विद इन 2-3 days डॉग एंड ह्यूमन बोथ हैव चांसेस ऑफ डाइंग बेसिकली। Within 7 days तो like surely they can
तो 12 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन का प्रोटोकॉल तो हमें स्टार्ट कर देना ही चाहिए भी। हाँ, मेरे ख्याल से अगर कोई भी डॉग बाइट है, अगर आप ये सोच रहे कि वो एक्चुअली में डॉग बाइट नॉर्मल डॉग बाइट है, फिर भी आपको मेरे ख्याल से एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए फॉर सेफर साइड, क्योंकि पता ही नहीं है कि वो रेबीज वाला है या नॉर्मल डॉग बाइट है। तो इसमें मैं एक छोटा सा स्टेप ऑफ प्रोटोकॉल्स आपको बता सकता हूँ कि मान लीजिए डॉग बाइट है, अब अगर वो किसी का पेट डॉग है तो आप उसकी बुकलेट मांगिए जो वैक्सीनेशन की है, सारा कुछ अप टू डेट है। तो टेक्निकली आपको सिर्फ टेटनस लगवाना है गैंग्रीन के इन्फेक्शन के लिए। स्ट्रे डॉग है और उसका कोई केयरटेकर नहीं है, उसके कोई वैक्सीनेशंस नहीं हुए, तो आप वही 5 वैक्सीन्स अपना इमीडिएटली करा लीजिए, राइट। अगर स्ट्रे डॉग है जो केयरटेकर्स वगैरह हैं, वैक्सीनेट करते हैं, पूरा है, तो आई थिंक एक से भी हो जाता है। खाने को लेके बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि मतलब हमारा खाना भी वो खा सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, हम रोटी सब्जी जो भी हम खा रहे हैं, रोटी राइस जो भी हम दे देते हैं, तो उसके अलावा हमें कुछ उनकी डाइट में ऐड करना चाहिए। जी, सो डॉग्स की न्यूट्रिशन में काफ़ी लोग को डाउट रहता है, एंड पहले के ज़माने में लोग अपना ही खाना जो है वेस्ट दे देते थे। सिंपल मैं बताऊं तो डॉग्स जो हैं वुल्फ्स के से प्रोग्रेस हुए हैं, तो प्योरली कार्निवोरस हैं। इसका मतलब कि 70-80% डॉग्स की डाइट में मीट होना चाहिए, राइट। चिकन, मटन, फिश, कोई भी मीट सोर्स हो, एग्स, वो डॉग का अगर डॉग दिन में 1 kg खाना खाता है तो उसमें से 600-700 ग्राम प्योर एनिमल बेस्ड प्रोटीन होना चाहिए। बाकी 100-150 ग्राम हम ग्रेन्स जैसे कि ओट्स या राइस दे सकते हैं, एंड मे बी अनदर 100 grams कैन बी फाइबर लाइक स्पिनच, कैरेट्स, वेजीज एंड ऑल दैट। सो ये एक मिक्स्ड रेसिपी है जो घर पे कोई भी आसानी से बना सकता है, एंड इसमें डॉग को लगभग कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल सकता है विद सम एडेड सप्लीमेंट्स एज वेल। बहुत सारे पेट्स वेजिटेरियन होते हैं, वो कैसे वेजिटेरियन है? देखिए, पेट्स का तो नहीं है, ये ह्यूमन कल्चरल इम्पैक्ट है कि अगर मैं एक पेट वेजिटेरियन हाउस होल्ड में लाऊंगा तो घर पे मीट नहीं आ सकता, और हम अंडा और चिकन छूते भी नहीं हैं तो खिलाएं कैसे। तो उस चक्कर में उन फैमिलीज में डॉग को भी वेजिटेरियन खिलाना पड़ जाता है। उन डॉग्स को थोड़ा न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, वहाँ मैं सजेस्ट ये करूँगा कि ड्राई डॉग फूड आप ले आइए, घर के बाहर ही रख लीजिए किसी हेल्पर से, या ग्लव्स पहन के आपने दाने जो होते हैं ड्राई वो ही खिला दिए। बट डॉग्स को मीट की ज़रूरत होती है, वरना उनका वो कम लाइफ जिएंगे, और जो उनकी लाइफ भी होगी उसमें भी डिजीज़ेज एंड प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी। सो यूजुअली डॉग को आप देंगे अगर चिकन तो वो खाएगा ही खाएगा, बहुत कम चांस है कि वो रिफ्यूज़ कर दे। वो अगर वो स्ट्रेस में है या ओवर पैम्पर्ड है तभी रिफ्यूज़ करते हैं। दिन में कितने मील ज़रूरी होते हैं एक डॉग के? छोटे डॉग को 3-4 बार और बड़े डॉग को 1 या 2 बार आई थिंक। अच्छा, और ये जो बीच बीच में छोटी छोटी ट्रीट्स मिलती रहती है, इज दैट हेल्पफुल? और आई डोंट अग्री विद दैट। मेरा एक सिंपल फिलॉसफी हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में ये है कि डॉग्स शुड वर्क फॉर देयर फूड। खाना उनकी सैलरी होता है, तो हर एक दाने के लिए हम उनसे कुछ करवा लें, जैसे दरवाजे पे बैठना या कोई भी एक बिहेवियर करवा लें और हम उनको पे कर दें। सिर्फ लाड़ प्यार में हम उनको देते रहेंगे तो उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, फिर वो आपके पास आएंगे भी नहीं, आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, और ओबीस भी हो जाएंगे ट्रीट्स की वजह से। ओबीस की आपने बात की, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक ब्रीड्स हैं जो बहुत जल्दी ओबीस हो जाती हैं? लैब्राडोर एक ऐसी ब्रीड है, क्योंकि लैब्राडोर के ब्रेन में एक ऐसा चीज़ है, गोल्डफिश और लैब्राडोर 2 ऐसे जानवर हैं जिनके ब्रेन में खाते टाइम स्टॉप का सिग्नल नहीं है। कि उनका पेट भर गया है, तो उनका पेट भरा भी हो और आपने उनको फिर से अगर खाना पूरा भर के दे दिया तो वो खाते रहेंगे, उल्टी भी हो जाएगी फिर खा लेंगे। गोल्डफिश का भी ये है कि आप दाने देते रहें, इट कैन ईट टिल इट ब्लोज अप, बट हमें डिसाइड करना है कि कितना उनके लिए अप्रोप्रिएट है। तो अगर डॉग आके मांगता रहे, पूछ हिलाता रहे और जो लोग देते जाते हैं वो अपने लैब को ओबीस कर देते हैं। अब लोगों को लगता है कि लैब्राडोर का नेचुरल वेट 50 या 60 है, जबकि 25 to 35 kgs इज देयर एक्चुअल वेट। लोग उन्हें पतला कह रहे हैं, अरे अंडरवेट रखा हुआ है, दैट्स देयर नेचुरल वेट बेसिकली। पग के साथ भी ऐसे कुछ इश्यूज हैं? पग्स में भी हो सकता है। देखिए, अगर डॉग्स को मैं तो कहता हूँ आटा और मैदा, रोटी ब्रेड देना ही नहीं चाहिए। उससे स्किन इश्यूज और ओबेसिटी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। सारे डॉग्स को? सारे ही डॉग्स को। अच्छा। हाँ, स्ट्रेज में चलिए दे देते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म फिर भी कूड़ा भी डाइजेस्ट कर लेता है तो वो कर लें। घर के डॉग को रोटी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ओह, रोटी दें भी तो बाजरा, ज्वार, लाइटर ग्रेन्स की देनी चाहिए लगभग। मतलब जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो हम लोग खाना, मान लीजिए, मतलब अभी आपने कहा कि रोटी नहीं देनी चाहिए, मतलब नॉर्मल जो राइस हो गया या जो भी वेजीज हम खा रहे हैं वो हम दे सकते हैं? हाँ, ग्रेन्स में, कार्ब्स में लाइट एज पॉसिबल आप दे सकते हैं। दलिया,
एंड राइस, बट पूरे दिन में सिर्फ 10% उनको ग्रेन देना है। ये नहीं कि सिर्फ चावल और रोटी ज़्यादा दिया। मेनली जो मैं ये कहूँगा कि जो भेड़िया खाता है जंगल में, उससे क्लोजेस्ट डाइट आप दे पाएँ तो डॉग सबसे ज़्यादा लंबा और खुश जिएगा। विंटर्स में कुछ स्पेसिफिक डाइट होती है पेट्स की? जो भी सीजनल वेजीज हैं वो आपने चेंज कर लिए, एंड हम बोन ब्रॉथ काफ़ी देते हैं। तो डॉग को जो बोन्स हैं वो अब्जॉर्ब करके एक ब्रॉथ सा बनता है, वो उनकी लाइफ की सारी रिकवरी के लिए बहुत अच्छा रहता है। चिकन ब्रॉथ, मटन ब्रॉथ, सो दैट्स वेरी हेल्पफुल। तो घर पे बना हुआ खाना ज़्यादा हेल्पफुल है या फिर जो मार्केट्स में आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं पेट्स के लिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल है? दोनों में अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। इंडिया में मैं कहूँगा कि घर का बना हुआ खाना ज़्यादा चलेगा क्योंकि फैमिलीज़ बड़ी हैं, कोई ना कोई किचन में होता ही है। अब्रॉड दस ओनली लाइक एक कपल या एक इंडिविजुअल, हेल्प भी अफोर्डेबल इतना नहीं रहता है, तो वो पैकेज फूड पे जाते हैं। वो फूड भी साइंटिफिकली टेस्टेड है एंड रेसिपीज़ भी सारी वेट्स और न्यूट्रिशनिस्ट ने बनाई है। तो हाई ग्रेड डॉग फूड अपनी जगह भी अच्छा है, बट मेरे जितने भी डॉग स्कूल्स हैं हम फ्रेश फूड ही खिलाते हैं। मतलब तो हर डॉग बाइट नॉर्मल डॉग बाइट हो ऐसा नॉर्मल नहीं है। तो जब भी कोई किसी भी तरीके का डॉग आपको बाइट करता है तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं टू मेक श्योर कि ऑफ कोर्स वो रेबीज़ ना हो, क्योंकि जैसा कि बताया अदनान ने कि रेबीज़ से डेथ थ्रेट का भी हाई रिस्क रह सकता है। तो जब भी आप पेट घर पर लेकर आते हैं तो जैसा इन्होंने बताया है कि उन सारी बातों को आपका ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ।